संपूर्ण मध्य प्रदेश परिवार के साथ है। पीड़ित परिवार को उन्होंने 4 लाख की आर्थिक सहायता की घोषणा भी की है। आपको बता दें कि ट्वीट कर सीएम जब दुख व्यक्त कर रहे थे तो ट्वीट में उन्होंने इस सहायता राशि की घोषणा की। उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट में लिखा है कि पीड़ित परिवार को सरकार की तरफ से 4 लाख की सहायता राशि दिया जाएगा। तो देखिए, सीएम की तरफ से इस पूरे मामले पर दुख व्यक्त किया गया और लगातार दुख व्यक्त किया जा रहा है, ना सिर्फ सीएम की तरफ से लेकिन उस हर व्यक्ति की तरफ से जिसने तन्मय के बारे में सुना, तन्मय की खबर जान के ही तुरंत दुआएं करना शुरू कर दी। लेकिन अब क्योंकि तन्मय हमारे बीच नहीं है, ऐसे में हर ओर शोक की लहर देखने को मिल रही है। वो मासूम बच्चा, 8 साल का मासूम बच्चा, हालांकि उसकी गलती कुछ नहीं थी, लेकिन बस वो खेल रहा था। चंचल मन का बच्चा जब खेल के दौरान बोरवेल में जा गिरा। हालांकि गलती कहीं ना कहीं प्रशासन के यहाँ पर ज़रूर नज़र आती है, अधिकारी के यहाँ पर ज़रूर नज़र आती है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस में लिखा है कि अगर ऐसे बोरवेल खुले में दिखते हैं, कहीं पे भी दिखते हैं, तो समय समय पर अधिकारियों को इस बात की जांच करनी चाहिए और जांच के साथ ही अगर खुला हुआ या फिर ऐसे खाली पड़ा हुआ है, उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, तो आसपास बैरिकेडिंग लगा देनी चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, पोस्टमार्टम हो चुका है तन्मय का, अब क्या कुछ माहौल? देखिए, जो घटना थी वाकई में वो कहीं ना कहीं अपने आप में काफी दुखद और काफी बड़ी घटना थी। अब देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट के माध्यम से परिवार को इस दुख की घड़ी को सहने के समय ये ना समझे कि वो अकेले हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश के परिवार उनके साथ ही सरकार ने पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए की जो आर्थिक सहायता है वो दी जाएगी। और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में भगवान स्थान दे। देखिए, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। पल पल की जो अपडेट थी वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेते जा रहे थे, लेकिन एक इतनी बड़ी घटना होगी जिसके बाद कहीं ना कहीं जो पूरी कहा जा सकता है शोक की जो लहर है वो यहाँ देखने को मिली। और उसके बाद अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी यहाँ पे दुख व्यक्त किया है। काफी प्रशासनिक अमला लगा रहा, बावजूद उसके तन्मय को नहीं बचाया जा सका। अब ऐसे में ये भी देखना हुआ कि आखिर जो जिम्मेदार हैं, मतलब जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है, आखिर उनके खिलाफ भी क्या कार्रवाई होती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात है। जितेंद्र, एक बार फिर चाहूंगी कि आखिर बोरवेल को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइन है, ये हमारे दर्शकों को आप बताएं, ताकि आने वाले समय में आखिर हर बार की तरह जब इस मामले को उठता है बोरवेल का मामला, तो लोगों की तरफ से कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जाती है। शायद इस बार लोग लापरवाही ना बरतें और कहीं ना कहीं सबक लें। देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट एक फैसला ये दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बोरवेल होती है, बोरवेल के दौरान छोटे बच्चों को होने वाली गंभीर दुर्घटनाओं से बचाने के लिए 6 अगस्त 2010 को एक आदेश भी पारित किया था, जिसमें ये फैसला उस समय के जो तत्कालीन चीफ जस्टिस S.H. कपाड़िया और जस्टिस K.S. राधाकृष्णन और जस्टिस स्वतंत्र कुमार की बेंच ने रीट पिटीशन पर ये सुनाया था और उसी समय से ये फैसला पूरे देश में लागू हो गया था। इसके साथ ही अभी तक इनका क्रियान्वयन आज तक लेकिन नहीं हो पाया है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की बात करें तो अगर आप बोरवेल खोदते हैं तो बोरवेल की खुदाई से पहले आपको कलेक्टर या फिर ग्राम पंचायत को लिखित में एक सूचना देनी होती है। इतना ही नहीं, खुदाई करने वाली जो सरकारी या फिर जो प्राइवेट संस्था या फिर ठेकेदार जिससे भी आप अगर बोरवेल खुदवाते हैं तो उसका एक पंजीयन होना यहाँ पर अनिवार्य होता है। अगर आपने बिना पंजीयन किसी के खुदवाया है तो वो भी गैरकानूनी माना जाएगा। इसके साथ ही बोरवेल की खुदाई वाले स्थान पर एक साइन बोर्ड भी लगाया जाना चाहिए और इसमें ये लिखाना चाहिए कि यहाँ पर बोरवेल की खुदाई हो रही है या फिर यहाँ पर बोरवेल है। साथ ही साथ यहाँ पर खुदाई के दौरान जो आसपास के कटीले तारों की जो फेंसिंग होती है वो भी बनाए जाने की जो बात है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में कही थी। केसिंग पाइप पे चारों तरफ से सीमेंट कंक्रीट का करीब 0.30 मीटर ऊंचा जो प्लेटफॉर्म है उसको भी बनाए जाने का जो प्रावधान था वो इसमें था। इसी के साथ जो बोरवेल होती है उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है जिसको हम बोरवेल का मुहाना कहते हैं, उस मुहाने को स्टील की प्लेट से की जाएगी। मतलब जो स्टील की एक प्लेट होती है उससे वेल्डिंग करते हुए उसको बंद करना पड़ेगा और नट बोल्ट से अच्छी तरह से उसको कसना पड़ेगा ताकि किसी भी तरह से वो खुली ना रहे और ऐसे हादसे ना हो। इतना ही नहीं, पंप जो रिपेयर के समय जो हम पंप का यूज करते हैं और जो बोरवेल के समय उसके मुंह को बंद करने की प्रावधान भी किया गया था। साथ ही बोरवेल की खुदाई पूरी होने के बाद खोदे गए गड्ढे और पानी वाले मार्ग को समतल किए जाने की भी बात उस फैसले में की गई थी। इसके अलावा खुदाई अधूरी छोड़ने पर
मिट्टी, रेत, बजरी, बोल्डर से पूरी तरह से जमीन को सतह पर भरा जाना है की बात भी कही थी। यानी कि देखिए, जैसे बताया गया था कि 4 साल से ये पहले खुदी हुई थी, यहाँ पे पानी नहीं था, तो ऐसे में इसको भी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जब खोद दिया गया था, उसके बाद कहीं ना कहीं इसको भर देना चाहिए था। और इसके साथ ही यहाँ पर यह भी फैसला सुनाया गया कि इसके अगर कोई ऐसी घटना होती है तो जिम्मेदारी किसकी होगी। तो सुप्रीम कोर्ट की साफ ही गाइडलाइन है, जिसके मुताबिक बोरवेल खुदाई को लेकर अलग अलग राज्यों का विभागों के साथ ही हाईकोर्ट के कई निर्देश हैं। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा था कि नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी कलेक्टर की होगी और वे सुनिश्चित करेंगे कि केंद्रीय व राज्य की एजेंसी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी मार्गदर्शिका का सही तरीके से पालन किया जाए। देखिए, ये जो गाइडलाइन थी बनाई गई थी, लेकिन अब इस गाइडलाइन के तहत हमने देखा है कि किस प्रकार से एक बड़ी घटना मध्य प्रदेश में हो गई। गाइडलाइन का ऐसा लगता है कि जो पालन है वो ठीक तरह से नहीं किया गया और आज मासूम तन्मय हमारे बीच में नहीं रहा। बिल्कुल जितेंद्र, क्या तन्मय का शव अस्पताल से ले जाया जा चुका है अब? हाँ बिल्कुल, देखिए तन्मय के शव को अस्पताल से ले जाया जा चुका है। उसके गृह ग्राम मांडवी के लिए उसको ले जाया गया है। उसके माता पिता भी साथ में मौजूद है, रिश्तेदार मौजूद है। एक अलग वाहन से माता पिता को पहुंचाया गया है और जो शव वाहन है उस शव वाहन के माध्यम से तन्मय के शव को मांडवी लेकर जाया गया है, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आज ही उसका जो अंतिम संस्कार है तुरंत ही कर दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से डॉक्टर ने बताया कि जिस प्रकार से चेस्ट में प्रॉब्लम आई थी और चेस्ट कंडेंस के कारण ये जो डेथ है वो हुई है और करीब 2 से 3 दिन पुरानी मौत बताई जा रही है। यानी कि जिस वक्त से डॉक्टर्स की टीम ये कह रही थी कि वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, उसी दौरान तन्मय की मौत हो चुकी थी। मंगलवार को देर शाम तक उसने कोई भी रिस्पांस नहीं दिया था और ऐसा माना जा रहा है कि उसी समय उसकी मौत हो गई थी, लेकिन सिर्फ उसको निकालने का जो प्रयास था वो किया जा रहा था। तो यहाँ पर घबराहट के चलते बच्चे का दम घुटा, बच्चा अंधेरे को सहन नहीं कर पाया, डरा हुआ रहा और ऐसे में उसकी मौत हो गई। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। और इस बीच रायपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी, G20 की बैठक छत्तीसगढ़ में होगी आयोजित। G20 के चौथे